एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, जिसका तीसरा अध्याय है संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। इसमें हम देखेंगे जब ब्रिटिश शासन का रूल चल रहा होता है, ब्रिटिश शासन रूल कर रही होती है, उसके खात्मे के बाद जब भारतीय संविधान बनता है, निर्माण होता है, उसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत का निर्माण हुआ, कौन से रूल आए, कौन से रेगुलेशन आए, नए नियम कानून बने, इत्यादि पे चर्चा करेंगे हम। आप इंट्रोडक्शन देख लो। विश्व के अनेक देशों में, परिचय लिखना है आपको। विश्व के अनेक देशों में क्रांति और संघर्षों के उपरांत ही एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ठीक है। भारत भी लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ये सर्व विवादित है कि जो भी औपनिवेशिक राज्य होते हैं, उसे राज्य में शासन व्यवस्था और संविधान उसे साम्राज्य को बनाए रखने के लिए ही होता है। भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन में क्या हुआ कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के उपरांत ही समाप्त हुई। यानी जो 1947 में भारतीय संविधान अधिनियम बना, स्वतंत्रता अधिनियम बना, उससे ब्रिटिश शासन व्यवस्था समाप्त की गई। ठीक है। लेकिन बहुत से प्रावधान स्वतंत्रता के उपरांत भी संविधान में हैं, जैसे कि 1945, 35 इत्यादि बहुत से हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। उपरांत में भी अभी संविधान में उल्लेखित हैं। ठीक है। प्रावधान स्वतंत्र और उपरांत से संविधान के मध्य अपनाया गया है, जिसमें औपनिवेशिक विरासत पर परिलक्षित होते दिखाई दे रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब क्वेश्चन बनता है कंपनी का शासन, जिसमें बनता है 1600 से 1857 कंपनी का शासन के अधिनियम बताइए। ठीक है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई होती है, तब वो शासन कंपनी का शासन रहा है, उसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का ही, जो शासन व्यापार करने के लिए आई थी। उसके बाद का है 1600 से 1857 में शासन कंपनी का शासन रहा है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आदि देशों के साथ व्यापार एकाधिकार प्रदान करने वाला शासन अधिनियम 1600 पत्र था, एक पत्र मिला था, जिसमें ये बताया गया था कि ये कंपनी भारत में अपना व्यापार कर सकती है। कंपनी एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना था, जिसके लिए इंग्लैंड से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ कि अब भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से व्यापार किया जाएगा, जिसकी संख्या 24 रखी गई। कंपनी के शासन में निम्न प्रमुख अधिनियम आए, जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, 1773 रेगुलेटर एक्ट के बारे में बताइए। ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, वो एक्ट में तत्कालीन मुगल साम्राज्य जो विघटन की ओर था ना, तब कंपनी व्यापार से प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ रही थी। यानी रेगुलेटर एक्ट की वजह से ही जब साम्राज्यवाद, मतलब राजा महाराजाओं का शासन, पहले साम्राज्यों का शासन खत्म हो रहा था, तो उस वक्त कंपनी ने क्या फायदा उठाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया, जो प्रशासनिक और सत्ता को बढ़ा रही थी उसे। उदाहरण के लिए 1757 जो प्लासी युद्ध और 1764 बक्सर युद्ध और 1765 कंपनी को दीवानी अधिकार, इन सब क्रम से कंपनी में लूट प्रवृत्ति बढ़ती, जिसकी आलोचना कंपनी के कर्ज मांगने पर हस्ताक्षर की मांग उठी, जिसके लिए संसद ने एक गुप्त जांच समिति बनाई थी। जिसमें 1973 में क्या हुआ, कंपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जिस आधार पर 1773 का रेगुलेटर एक्ट आया, उसके प्रमुख क्या प्रावधान रहे हैं, इसमें वो बताया गया हुआ है। पहला प्रावधान रहा कि इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो कार्यकाल को 4 वर्ष के लिए निश्चित किया गया और 1/4 सदस्यों को प्रतिवर्ष निष्कासित कर देते, यानी बाहर कर देते थे उन्हें। फिर उसके बाद क्या हुआ, बंगाल की गवर्नर को बंगाल, मद्रास और मुंबई का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके तीसरा एक्ट आया, मतलब तीसरा ही पॉइंट इसमें आया कि गवर्नर जनरल की सदस्यता के लिए 4 सदस्यों का एक परिषद, जिसमें निर्णय निर्माण बहुमत, गवर्नर जनरल को निर्माण मत देने का अधिकार दिया गया। फिर आया चौथा, इसमें रेगुलेटर रखा गया कि कोलकाता में जो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके निर्णय के विरुद्ध सम्राट के सामने अपील की जा सकती थी। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी ने अपने
लगी, जिसमें परिणाम स्वरूप ब्रिटिश इंडिया एक्ट के 1784 लाया गया, जिसके अंतर्गत व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग किया गया है। यानी जो भारत में राजनीतिक व्यापारिक पहले एक साथ चलते थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें बताया गया कि राजनीतिक कार्य हेतु व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाए इसमें, ताकि व्यापार को सही से चलाया जाए। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ही व्यापार को चलाया जाएगा, उसके सारे नियंत्रण होंगे। फिर पहला इसमें क्या डायरेक्टर के उसमें रहे कि 1973 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल के संगठन में परिवर्तन किया गया और तथा वास्तविक जो शक्ति थी उसमें कंट्रोल ऑफ अध्यक्ष के रूप में दे दी गई, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भी होगा। दूसरा उसमें आया कि गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई, उनके अधिकार को बढ़ा दिया गया। जो भारत में गवर्नर जनरल थे उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी का एकाधिपत्य सुरक्षित किया गया कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया कर दिया गया कि अब इस पे भारत पर क्राउन का वो संप्रभुत्व रहेगा। भारत में व्यापार का कंपनी के क्या हुआ, एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया। 1833 के 33 के चार्टर में एक्ट में इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को भारत मंत्री नियुक्त किया गया। इसकी क्या हुआ, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। इस एक्ट में एक नया प्रांत उत्तर पश्चिम के नाम से जाना गया और पश्चिमी अवध को मिलने बनाया गया। सरकारी सेवाओं में प्रांतीय व्यक्ति योग्य अनुसार पद प्राप्त करेगा, यानी जो काबिल होगा, योग्य प्राप्त होगा, उसी को ही पद दिया जाएगा। अतः क्या हुआ, इसमें एक एक्ट में केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाएगा, यानी सेंट्रल को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाएगा और प्रांतीय को सिर्फ धीरे धीरे कमजोर किया गया। अब उसके बाद आता है 1857 का चार्टर एक्ट में संसद को एक अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगी, भारत का शासन अपने हाथ में ले सकती है। यानी इतनी पावर बढ़ गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, उन्होंने एक्ट पारित कर दिया कि अब भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कभी भी संसद में अपना पास करके भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या को 24 सॉरी ये 1853 का चार्टर एक्ट संसद को यह अधिकार दे दिया कि किसी की समय अपनी इच्छा अनुसार भारत की शासन अपने हाथ में ले सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या थी 24 से वो 18 की गई और गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्यों की नियुक्ति क्राउन की सहमति से होगी। ठीक है, क्राउन अब इस क्राउन की सहमति से गवर्नर जनरल और परिषद के जो सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति की जाएगी। छठे पॉइंट में आप लिखोगे, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून जो निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन इन विधि परिषद के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। अब सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षण की व्यवस्था की अतः संसद को भी किसी भी समय कंपनी का शासन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक, अब इसके बाद ये खत्म हो जाता है निष्कर्ष के बाद, अब निष्कर्ष खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, क्राउन का शासन 1858 से 1947, क्राउन की विशेषता बताइए, क्राउन शासन की विशेषता बताइए, ये भारतीय संविधान में कैसे रहा, शासन में कैसे रहा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक है, ये क्राउन का शासन, ये 4-5 वर्ड याद रखिए, जहाँ सब शब्द मिले, क्राउन का शासन 1858 से 1947 के बीच का वो बताइए, तो वो आप यही लिखेंगे। ठीक है, कंपनी शासन के खिलाफ उत्पन्न आक्रोश की, जिसकी परिणति क्या हुई है, 1857 की जो विरोध की क्रांति, इसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति को रूप में होती है, परिणाम स्वरूप कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है यहाँ। ठीक, और क्राउन का भारत में प्रत्यक्ष सट्टा 1858 में अधिनियम से समाप्ति हो गई। उसके बाद पहला पॉइंट में आप लिखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया कि भैया भारत से जाओ। इसके स्थान पे क्या हुआ, भारत में सचिव व भारत परिषद का पद बनाया गया। अब शासन भारत सचिव और भारत परिषद चलाएंगे। ठीक, इसमें दूसरे पॉइंट में लिखेंगे आप, भारत सचिव को संसद का सदस्य, मंत्री की दर्जा, सांसद में प्रवेश का उत्तर देने तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने दायित्व मिलते थे।
भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, यानी जो भारत में गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा जाने लगा, जिसकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यहाँ कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1857 के उसके बाद। फिर तीसरे, वायसराय भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होगा, इसके अनुसार कार्य करेगा। प्रति में गवर्नर प्रणाली परिषद का गठन कर दिया जाएगा। जनपद सेवा के लिए परीक्षा बिना भेदभाव के लंदन में होगी। अतः इस एक्ट द्वारा उपनिवेशित शासन के नए युग की शुरुआत मानी है। चौथे पॉइंट में 1858 के उपरांत क्या हुआ, और 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें 1857 की क्रांति से सबक लेते हुए ब्रिटिश सरकार ने ये माना कि भारत में शासन जो होगा वो भारतीयों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इस अधिनियम में क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल को परिषद की कार्यवाही हेतु वीटो का और अध्यादेश की शक्ति दी गई। भाई वीटो दे दिया, अध्यादेश की शक्ति दे देगी। अब क्या होगा, कंपनी कह रही है कि अगर शासन करना है आपको भारत में तो भारतवासियों को एक साथ रहना पड़ेगा, सहयोग के बिना शासन नहीं किया जा सकता। विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में मान्यता दे दी गई। भारतीय विधानमंडल की नींव इस अधिनियम से मानी जाती है। इस विधायिका का प्रथम चार्टर भी कहते हैं इस अधिनियम को। ठीक है, भारत में उभरती स्वतंत्रता की आकांक्षा के संदर्भ में 1885 में कांग्रेस पार्टी का जब उत्थान हुआ, ठीक है, अब हम धीरे धीरे स्वतंत्रता से संविधान और संविधान तक पहुंचेंगे। ठीक है, स्थापना हुई 1885 में, ह्यूम ने की थी 1885 में कांग्रेस की स्थापना, जिसके द्वारा शासन प्रणाली में सुधार के साथ साथ भारतीयों की जो भागीदारी थी उसमें बढ़ने की मांग की गई। और इस परिस्थिति में भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, जिसके अंतर्गत भारत में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की विधि परिषद की विस्तार किया गया। बहुत टफ है ये, ठीक, जो लेकिन आप 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब विधि परिषद के सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया, यानी जो विधि परिषद के सदस्य होंगे वो हो गया, उनको बहस करने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है तो दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न या मतदान का अधिकार नहीं देगा, मतलब वोट नहीं डालेंगे, बाकी वो प्रश्न पूछे, ठीक है, बहस करें, आपस में बात व्यवहार करें तो वो ठीक है, लेकिन मतदान और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते उनसे। प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता था कि मैं आज संसद में ये वाले प्रश्न पूछूंगा। ठीक, प्रति में भी विधि परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई। केंद्रीय प्रांतीय प्रति नहीं सॉरी प्रांतीय में, ये प्रांतीय लिखा है 8वें पॉइंट में विधि परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई। केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों के लिए, सॉरी विधायी लिखा है, विधायी है ये, विधायी परिषदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव तो निश्चित किया गया, लेकिन शिक्षा और संपत्ति के अधिकार पर सीमित मात्रा में अधिकार दिए गया। ठीक, केंद्रीय विधि परिषद को कुछ सदस्यों का चुनाव चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधायी परिषद द्वारा किया जाने का प्रावधान था। प्राप्ति के भारत गवर्नर परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव नगर पालिका, जिला बोर्ड, व्यापार मंडल तथा विश्वविद्यालय इत्यादि के द्वारा किया गया था। सॉरी, प्रति लिख गया, प्रांतियों में जो क्या बोलते हैं रजवाड़े थे, प्रांतीय इलाके थे, वो प्रति लिख गया, यहाँ पे प्रांतीय आएगा। 11वां पॉइंट है आपका, भारत में बढ़ते स्वतंत्रता की गतिविधियों और ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीति, जैसे बंगाल विभाजन के परीक्षण में 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम लाया इन्होंने, जिसमें 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया। अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया, विभाजनकारी इरादों को आगे बढ़ते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की, जो आगे चल के भारत विभाजन का कारण हुआ, जिससे भारत का विभाजन, पाकिस्तान अलग हो गया, अपना अलग स्टेट की मांग कर दी उन्होंने। अंग्रेजों की नीति देखो। उसके बाद अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया गया, यानी 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन बनाया गया। ठीक है, सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को शामिल कर दिया गया।
दो शासन की शुरुआत में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध स्थापित के विधान के विषय में केंद्रीय और प्रांतीय सूची बनाई गई, यानी समवर्ती सूची, राज्य सूची इत्यादि बनाया गया। अब 1919 के एक्ट का भारत को असंतुष्ट ना कर सका कांग्रेस ने इस अधिनियम को अपर्याप्त अपर्याप्त असंतोषजनक तथा निराशजनक कहकर उसकी निंदा की थी। अब साइमन कमीशन भी आया, इसकी इसी कई झंझियों से स्वागत किया गया, परंतु इसके बावजूद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, यानी साइमन कमीशन जाओ, साइमन कमीशन का नारा लगा, विद्रोह किया, ठीक है, भारतवासियों ने, लेकिन अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने और भारत का संविधान तैयार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन रखे जिसमें अटेम्प्ट किया था लोगों ने, ठीक है। निष्कर्ष आप लिख ही सकते हैं। अब आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत अधिनियम 1935 इंट्रोडक्शन। 1935 का एक्ट भारत का संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस एक्ट द्वारा भारत के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बातें थी प्रांतीय में स्वतंत्रता की स्थापना, सॉरी प्रति लिख गया, ये प्रांतीय है, ठीक है, और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना तथा अखिल भारतीय संघ की स्थापना। प्रोफेसर कॉर्पलैंड के अनुसार 1935 का जो एक्ट आया वो रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता थी, जिसने भारत के भाग्य को अंग्रेजों के हाथों में, भारतीय के हाथों में हस्तांतरित कर दिया। यानी जो ऐसा एक्ट था, ये प्रोफेसर कैमलोर कहते हैं कि ऐसा एक्ट था 1935 कि इसने क्या किया कि जो अंग्रेजों के हाथ में शासन था वो शासन को भारतीय के हाथों में रख दिया कि आप लोग अब यहाँ से शासन चलाइए। अब इस अधिनियम की विशेषता क्या है, इस अधिनियम को कहते क्या है, ये बताया गया है, ठीक है। विशेषता हम आगे चर्चा करेंगे। इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में यह दुनिया में भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धारा और 10 अनुसूची थी, ठीक। इसमें क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक महत्वपूर्ण इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाई के बीच 3 सूचियां लिख गया, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य है ये, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसके प्रति में डूबे शासन व्यवस्था समाप्त की कर दी गई। डूबे लिख गया, ये टू वे शासन है, टू वे शासन, यानी द्वे शासन कह सकते हैं, दो शासन कह सकते हैं, व्यवस्था है कि समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय श्वेतों की शुभ आरंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वागत करके अपने 3 पृथक क्षेत्र में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम में राज्यों को उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ठीक। उसने केंद्र में द्वै शासन प्रणाली का आरंभ किया, यानी 2 शासन प्रणाली का आरंभ किया, एक संघीय विषय पे और एक राज्य पे, ठीक है ना। विषयों को स्थानांतरित और हस्ताक्षरित विषयों पे विभाजन करना पड़ा। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई, जैसे कि बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में क्या हुआ द्विसदनीय यानी विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई, ठीक है। इस और 6ठे पॉइंट में इसमें दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विकास किया गया। इसमें भारत का शासन अधिनियम 1858 जब ये आया, स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो 1858 स्थापित था उसे समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की टीम में मिल गई। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% संख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश का मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है, यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी। उसने ना केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग यानी राज्य सेवा आयोग, सेंट्रल सेवा आयोग, 2 या अधिक राज्यों के संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना कर दी इसने। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसकी मुख्य विशेषता, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। इंट्रोडक्शन और वो सब तो आप खुद ही लिख लोगे, ऊपर की जितनी चीजें आप पढ़े हैं, ठीक है।
पहला है लंबा और जटिल। क्यों? संसद ने 1973 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम बनाए ना, इसमें 1935 ऐड उन सबसे लंबा जटिल है, उनसे सबसे लंबा। क्यों? क्योंकि 321 वो है और 11 सूचियां हैं, ठीक है। इसमें ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अंदर केंद्र जो सरकार और प्रांतीय सरकार का विस्तृत वर्णन है, ठीक है, जिसमें भारतीय संघ की व्यवस्था की विस्तृत वर्णन गया है। इसके ठीक काम करने की साक्षरता और रक्षा कवचों का भी वर्णन किया गया है। अखिल भारतीय संघ 1919 के अंतर्गत भारत में राजनीतिक ढांचा एकात्मक था, जिसके अनुसार क्या हुआ कि केंद्रीय सरकार का प्रभुत्व था। 1935 के जो एक्ट में ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के लिए जो संघ का सुझाव प्रस्तुत किया गया, वो 11 प्रांत, 6 के क्रैमिश प्रांत और भारतीय रियासतों में शामिल थी, जो इसमें संघ शामिल होंगे, ठीक है ना। केंद्र में कैद शासन था, इसमें याद रखना। इसको केंद्र में शासन कर दिया, सेंट्रल को मजबूत बनाया गया और प्रांतों को कमजोर कर दिया गया था इसमें, ठीक है। 1919 के एक्ट में दोहरा शासन प्राप्ति में स्थापित किया गया, यानी द्वै शासन व्यवस्था स्थापित की गई। 1935 में के एक्ट द्वारा दोहरी शासन प्राप्ति को समाप्त कर दिया गया, यानी 1919 में दोहरा शासन किया गया, लेकिन 1935 में एक्ट को समाप्त कर दिया गया, ये बोल के कि केंद्र को मजबूत कर दिया जाए। केंद्र में स्थापित किया गया प्रति महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दी गई, यानी सेंट्रल को मजबूत कर दो, ठीक है। बाकी कुछ को संघीय विधान के प्रति उत्तरदायी बना गया, परंतु केंद्रीय सरकार के कुछ महत्वपूर्ण विषयों, विभाग विवेक मामले, धार्मिक विषय पे, क्षेत्रीय इलाकों पर रिजर्व के ही है, अतः इन गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया था। प्रांतों की स्वायत्तता दी गई, ठीक है। 1935 में जो प्रांतियों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई, जो प्रांत है उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई, कि इस एक्ट की विशेष तत्व है प्रति सब विषय मंत्रियों को एक गए मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। पांचवा पॉइंट है शक्ति का विभाजन, सेंट्रल कर दिया गया। इनमें 1935 के जो एक्ट में प्रति लिख गया, एक अवशिष्ट सूची थी, ये जो बाद में ऐड हुई है, ठीक है। संघीय न्यायालय, इस एक्ट में संघीय न्यायालय भी व्यवस्था की गई, जिसमें मुख्य न्यायालय की और कुछ अन्य जो न्यायाधीश थे उनकी कई नई न्यायालयों में केंद्र और संघीय इकाइयों के आपसी झगड़े निपटाने का अधिकार दिया गया। संघीय न्यायालय भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध भी अपील सुनाई गई थी। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार किया गया, ठीक है। सांप्रदायिक कैसे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग संप्रदाय का वो रखा गया इसमें। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा क्या हुआ कि जो भारतीय मतदाता का अधिकार से अधिक श्रेणी और समूह बांटने का प्रयत्न किया, मतलब अलग अलग बांट दो तब राज करो इन पे। मुसलमान, सिखों, भारतीय ईसाई और मजदूर, पूंजीपति, स्त्री आदि सभी के लिए प्रथम लिख गया पृथक चुनाव, प्रथम लिख गया, ये पृथक है, पृथक चुनाव पद्धति की व्यवस्था की गई, अलग अलग चुनाव व्यवस्था की कर की गई। 1935 के एक्ट ने इस चुनाव पद्धति को स्थान दिया गया ताकि भारतीय जनता कभी भी इकट्ठी ना हो सके और अंग्रेज भारत पर शासन करते रहे, ठीक है। ब्रिटिश संसद का सर्वोच्च रखा गया, जो ब्रिटिश संसद है उस पर ऊपर रखा गया सर्वोच्च, संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया। कभी ये कहा ही नहीं गया कि आप इस पे संशोधन कर दीजिए। उसके बाद भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। 1935 के एक्ट द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सचिव के परामर्शों की व्यवस्था की गई और परामर्श कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 हो सकते हैं। भारत सचिव की शक्तियों में कुछ कमी की गई और प्रांतीय शासन पर उसके नियंत्रण को लगभग समाप्त कर दिया गया, यानी ये प्रांतों को कमजोर बना रहे हैं, ठीक है। बर्मा, अदन और बरार ये
1935 के एक्ट के द्वारा भारत से अलग हो गए, ठीक है, नियंत्रण से मुक्त कर दिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्य के अधीन कर दिया गया। बरार को प्राथमिक उद्देश्य हैदराबाद की रियासत से अलग करके एक मध्य प्रांत में मिला दिया गया था। प्रस्तावना का अभाव है इसमें, याद रखना, ठीक है। 1935 के एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना इसलिए नहीं थी क्योंकि एक्ट बनने वाले ने इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि इस एक्ट के अंदर किसी नीति की घोषणा नहीं की गई, बाकी ऐसे ही थोप दे दिया गया। निष्कर्ष तो आप लिख ही सकते हैं अब, ठीक। अब एक क्वेश्चन इस पे बनता है, 1935 के एक्ट की आलोचना कीजिए, क्यों इसे आलोचना की जा करते हैं। कभी कभी ये 1935 की विशेषता के साथ मर्ज करके अटैच करके क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को एक बना के पूछ लेता है, कभी कभी दोनों को अलग अलग पूछता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, 1935 का एक्ट इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस अधिनियम ने अंग्रेजों के हाथों से शासन भारतीय राजनेताओं के हाथों में देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन परंतु इसके बावजूद भी इस एक्ट को एक सफल एक्ट नहीं माना जा सकता। भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस एक्ट की कड़ी आलोचना की। मुस्लिम लीग ने नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने क्रियात्मक, हानिकारक और रूढ़िवादी पंख है जो स्वीकार किए जाने के स्वार्थ अयोग्य है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इस एक्ट दस्त का नवीन चार्टर बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस एक्ट की कड़ी आलोचना की और इस एक्ट के रूप में दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने का कहना था कि नए एक्ट हम पर थोपे गए हैं, ये ऊपर से लोकतांत्रिक दिखाई देता है परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है, ठीक है, ये अंग्रेजों की चापलूसी करता है। इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी आलोचना की गई। विचित्र और दोषपूर्ण, क्यों विचित्र और दोषपूर्ण है। इस एक्ट द्वारा एक क्षणपूर्ण आखिर भारतीय संघ की स्थापना की गई। क्षणपूर्ण का मतलब होता है बेकार, अर्थव्यवस्था, मतलब भारतीय संघ की स्थापना की गई। सारा शासन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही है। इसमें शामिल होने वाले इकाई क्षेत्र महत्व तथा स्वरूप में कुछ दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। इस तरह से ब्रिटिश भारत के प्रांत 11 प्रांत तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे, जिन्होंने उत्तरदायी और लोकतांत्रिक शासन की काफ़ी भी विकास हो चुका था। दूसरी ओर जो देसी रियासतें थीं राजा महाराजाओं वाली, जिन राजाओं का समक्षाकारी शासन था और नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त नहीं थे इसमें। उसके बाद आता है प्रांतीय शासन का प्रचंड। एक प्रकट में इस एक्ट में शासन की दो महत्वपूर्ण विशेषता थी। एक बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता और एक आंतरिक क्षेत्र से उत्तरदायी सरकार का इसमें अभाव था। अब प्रांतीय गवर्नर और गवर्नर जनरल को इतनी अधिक शक्तियां दे दी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रांतीय गवर्नर और गवर्नर जनरल थे उनको इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त हो गई कि आसानी से वो शासन का गला घोट सकते थे, मतलब उसको बदल सकते थे, उसमें चेंजेस ला सकते थे, अपनी मनमर्जी से शासन कर सकते थे। प्रांतीय विधानमंडल को कुछ अधिकार दिए गए थे परंतु अंतिम जो निर्णय था, जो फैसला लेता था, वो गवर्नर जनरल के पास होता था। यानी गवर्नर प्रांतीय विधानमंडल किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकता था, उसे अस्वीकार कर सकता था। तीसरा पॉइंट है, इस एक्ट है ये, इस एक्ट ने भारतीयों को अधिराज्य नहीं दिया। अधिराज्य मतलब अधिकार नहीं दिया राज्यों का। भारतीय बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि इस एक्ट में ना सभी को राज्य अधिकार मिल जाएगा, लेकिन परंतु मिला नहीं इन्हें, और वो इसलिए उनकी आलोचना की है। चौथा पॉइंट में, भारत में संविधान की प्रगति पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद था निर्भर थी, परंतु इस भारतीयों को कोई इच्छा नहीं थी। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली लिख गया है, एटली ने भी स्वीकार किया कि इस एक्ट में जो भारतीय राजनीतिक प्रगति के कारण कोई भी समय सारणी नहीं है, मतलब इसे नियम कानून से नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए आलोचना की गई। इसमें गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को बहुत सी शक्तियां प्राप्त थी। गवर्नर प्रांतीय शासन में एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में था, परंतु इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उनका प्रयोग करके प्रांत का वास्तविक शासक बन सकता था, मतलब गवर्नमेंट खुद ही चला सकता था। गवर्नर जनरल इतनी शक्तिशाली थी। छठा है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार।
इस एक्ट में अधिकतर रूप लिया गया कि मुसलमान और सिखों को क्या किया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, और विश्वविद्यालय में जो चुनाव हो रहे हैं उनको अलग अलग मताधिकार, और नई स्त्रियों को भी अलग अलग दो। पर इन लोगों ने अलग निर्वाचन की मांग तो की ही नहीं। इस कानून को बनाकर भारतीयों पर राज करना चाहते थे अंग्रेज, कि अलग कर दो, फूट डाल के राज करो। 7वां पॉइंट, इस एक्ट द्वारा भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया, मतलब आत्मनिर्णय, खुद से निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया। एक्ट ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर जोड़ा गया, यानी ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता से दिखाता था ये एक्ट। 1935 के एक्ट में भारतीय विधानमंडल संशोधन नहीं कर सकती थी, इस पे संशोधन सिर्फ ब्रिटिश संसद करती थी और कोई नहीं कर सकता था इसमें। 1935 के जो एक्ट के विरुद्ध हो गया, इस एक्ट में केवल ब्रिटिश संसदीय संशोधन करती थी। 1935 के एक्ट से पूर्व, ठीक है, वर्मा था, जो वर्मा अभी ऊपर ही पढ़ाया है उसकी विशेषता में, वर्मा और जो एक स्टेट था वो दोनों अलग कर दिए गए। राजनीति एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए बनाया गया एक्ट था। ठीक है, निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। अब आता है संविधान सभा। संविधान कैसे बना, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स भी आप याद रखें तो बढ़िया है। संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों की उनकी संख्या के अनुपात स्थान आवंटित किया गया, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थानीय आवंटित किया गया, यानी 10 लाख की जो जहाँ संख्या होगी वहाँ एक स्थान आवंटित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत में स्थान को वितरण 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या का अनुपात किया गया। साधारण क्या किया गया, हिंदू मुस्लिम जो सिख और प्रांतीय विधान और प्रतिनिधियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल जो संक्रमणीय मत पद्धति से सदस्यों का चुनाव हुआ। इस प्रकार संविधान सभा का चुनाव सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार पर नहीं हुआ। ये सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार है, ठीक है, पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने वोट नहीं डाला और वो 10 लाख पे सिर्फ एक आवंटन, एक क्षेत्र आवंटित कर रहे थे, तो लोग तो वहाँ चुनाव डालने लेंगे, तो वैश्विक मताधिकार से हुआ ही नहीं। ठीक है, इसमें कांग्रेस के सर्वाधिक सदस्य थे। संविधान सभा में गैर सदस्यों की भी महानता दी गई थी, यानी जो गैर कांग्रेसी थे उनको भी बहुत बड़ी महानता दी गई थी इसमें। हद्यनाथ कुंजू, अलीदीन कृष्ण स्वामी अय्यर, माधवराव, राधाकृष्ण, एस.सी. मुखर्जी, अंबेडकर, गुलाब स्वामी नायंकर इत्यादि। विभाजन पश्चात संविधान सभा में कुल कितने 299 सदस्य रहे उस वक्त, विभाजन के पश्चात। ठीक है, ब्रिटिश भारत में 239 और देसी रियासतों से 70 संविधान सभा में धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक क्या थे, हिंदू सबसे ज़्यादा थे। हिंदू 197, मुस्लिम 28, ईसाई 6 और सिख 4 थे इस संविधान सभा में। जातीय दृष्टि से हिंदू जातियों की संख्या सर्वाधिक। संविधान सभा में सभा प्रस्ताव ध्वनि निर्मित या सर्वसम्मति से पारित किया गया, सभी की सर्वसम्मति थी तभी संविधान सभा को प्रस्ताव को पारित किया गया। संविधान सभा के डॉक्टर अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष बने, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो थे अंबेडकर जी। वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकारों समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति कमेटी तथा संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान विश्व के कई देशों से उधार लिया गया, वैसे उधार नहीं लिया गया, इसे कहीं कहेंगे भारतीय संविधान के कई देशों से प्रभावित होकर सारे उपबंध ग्रहण किए गए, हमने उनसे लिए हैं। ठीक है ना, जैसे ब्रिटिश से हमने क्या लिया, संसद प्रणाली ली, विधि का शासन लिया, मूल नागरिक का लिया, संसदीय विशेषाधिकार लिया, नामपत्र का प्रावधान लिया है। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से मूल अधिकार लिए, प्रस्तावना आयरलैंड सॉरी मूल अधिकार और प्रस्तावना लिया। आयरलैंड से हमने नीति निषेध तत्व, दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन पद्धति ली, और जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रावधान लिए, यानी आपातकालीन प्रावधान लिए। इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर सभा का गठन किया गया और संविधान द्वारा 2 वर्ष 11 माह माह लिख गया, माह है 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये शॉर्ट नोट्स था। एक दूसरा शॉर्ट नोट्स है, ये माउंट बेटन योजना आई थी, जो ये योजना आई 20 फरवरी 1947 को। एटली की घोषणा की गई 1948 तक भारत को स्वतंत्रता दे दो। इस
इन समस्त भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए, उस समय की जो भारतीय परिस्थिति उसको देखते हुए क्या किया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 की घोषणा की कि जो भारत को विभाजन को स्वीकार कर लो और इसे माउंट योजना के रूप में जाना जाएगा। इसके थे प्रमुख घोषणा निम्न थी। पहले तो था इसकी माउंटेन की घोषणा कि पहले दो पृथक डोमेन यानी राज्य की स्थापना होगी, यानी एक भारत कहलाएगा और एक पाकिस्तान नाम से जाना जाएगा। इनका दूसरा है, सॉरी, अच्छा ठीक ठीक, चौथा है इन कार्यों को पूरा होने पर संविधान सभा दो भागों में बांट दिए जाएंगे। देशी रियासतों को या तो अधिकार होगा कि वो चाहे भारत में मिले या पाकिस्तान में, या तो स्वतंत्र रहें देशी रियासतें। अब स्वतंत्रता भारत अधिनियम 1947 ये भारत ने बनाया। ब्रिटिश संसद ने माउंट योजना की क्रियान्वयन के आधार पर ये विधायक 4 जुलाई 1947 को संसद में आया, एक विधायक। इस बिल को दोनों सदनों में पारित होकर उपरांत 18 जुलाई 1947 को सम्राट की अनुमति मिल गई, जिससे भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 का है। ठीक, अब भारत पाकिस्तान नाम के दो नए स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए और सत्ता लिख गया, सॉरी, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1947 के अधिनियम परिणाम उभर कर सामने आए। पहला परिणाम यह है कि ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और उत्तरदायी को समाप्त, अंत हो जाओ। दूसरा आया सम्राट प्राधिकार का अधिकार नहीं होगा, यानी सम्राट का कोई अधिकार नहीं होगा। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर का तत्कालिक रूप से संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना होगा इन्हें। डोमिनियम विधानमंडल की संप्रभुता, जब तक विधानमंडल का गठन ना हो जाए तब तक क्या करना, संविधान सभा की विधानसभा के रूप में कार्य करेगी, अथवा संविधान सभा पर दोहरा उत्तरदायी संवैधानिक और विधि दोनों रहेगा। माउंटबेट योजना का प्रारूप था कि 19 जिसका 1947 स्वतंत्र अधिनियम में किया गया। ठीक है, ये आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यही सब एग्जाम में आते हैं।